हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें हम पीवाईक्यूज क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें यूजीसी नेट, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आईएएस आदि के पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। तो इससे पहले आपके लिए ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसारण होता है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्रों को कहा जाता है। मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, कन्वर्वेशन, सर्बिया। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा सी, उसे कहते हैं कन्वर्वेशन। तो कन्वर्वेशन का जो होता है इसे हम उपनगरीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से घट्टों की व्याख्या के सर्वाधिक निकट कौन है? पश्चिम समाज में पाई जाने वाली गंदी बस्तियां। यह नगर का एक परित्य खंड है। यह एक गंदी बस्ती है जिसमें सजाति समूह के लोग निवास करते हैं और शेष नगर के जीवन से कटी हुई होती है। यह गंदी बस्ती में रहने के एक प्रतिमान की ओर संकेत करता है, वर्तमान के अस्तित्व में नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाए घट्टो, एक ऐसी बस्ती को जिसमें एक ही सजाति या निजाति निवास के लोग निवास करते हैं, जिनका जीवन जो है नगर से कटा हुआ होता है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे यहूदियों पे जब इजराइल में लड़ाई हुई थी तो बहुत से यहूदी जो है अलग अलग जगहों पे शरणार्थी बन गए और वहाँ पे जो उन्होंने अपनी बस्ती बसाई उसे घेट्टो के नाम से भी जानते हैं। अगला है, एक मेगापोलिस नगरों के आसपास आपस में मिलने के फलस्वरूप निर्मित प्राइवेट नगर है। 1 करोड़ आबादी वाला नगर है। 2 या 2 से अधिक मेट्रोपॉलिटन शहरों के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहद नगरीय क्षेत्र है या महामार्ग के किनारे नगरों की एक श्रृंखला है। तो एक मेगापोलिस जो क्षेत्र होता है वह 2 या 2 से अधिक मेट्रोपॉलिटन शहरों से मिल जाने के फलस्वरूप बनता है। अगला है, ममफोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? पोलिस, ईओपोलिस, मेट्रोपोलिस। तो सही क्रम हो जाएगा, सर्वप्रथम इन्होंने ईओपोलिस की चर्चा की है, उसके बाद पोलिस की चर्चा दूसरे नंबर पे, उसके बाद मेट्रोपोलिस तीसरे नंबर पे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर में हम अभिजन वर्ग को हम नगर के केंद्र में पाते हैं? औद्योगिक, पूर्व आधुनिक, ऐतिहासिक, वाणिज्य। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रारंभ में जब औद्योगिक नगरों का विकास हुआ था उसके पर पहले जो था औद्योगिक नगरों के विकास से पहले जो है अभिजन वर्ग जो होते थे वह नगर के केंद्र में रहते थे। लेकिन आधुनिक समय में क्या है, जो अभिजन वर्ग है वह नगर के केंद्र में न रखकर नगर से बाहरी इलाकों में अपने जो है भवन बनाकर रहने लगे। हाँ, तो राइट आंसर हमारा यहाँ ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा है? जीएस घुरिये, एनके बोस, राधा कमल मुखर्जी या एससी दुबे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, राधा कमल मुखर्जी द्वारा भारत के क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक चर्चा के रूप में देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए, एक क्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता होनी चाहिए, एक क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों से मिलाकर एक कर देता है, या एक क्षेत्र अनेक प्रकार के हितों तथा क्रियाकलापों को अपने में निहित करता है। तो एक क्षेत्र जो होता है वह औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए, यह कथन जो है गलत है, बाकी सब सही है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं नहीं होनी चाहिए, जो है ऐसा होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, यह कथन गलत है। जबकि एक क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक विशेषता होनी चाहिए, होती है। क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण और नगरीय समुदायों को मिलाकर बना होता है भी, और एक क्षेत्र में अनेक प्रकार के हित और क्रियाकलाप निहित होते हैं, यह भी सही है। अगला है, शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र के प्रमुख नगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी हैं कहा जाता है? सिटी, पॉपुलर सिटी एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया।
या मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो ऐसा शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के उस जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र के प्रमुख महानगर से संबंध या परस्पर जुड़ी होती हैं उसे मेट्रोपॉलिटन रीजन कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं के साथ नगरीय विकास आवश्यक रूप से संबद्ध है? ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या, अधिशेष आकृष्य भूमि या सभी। तो कूटों के द्वारा उत्तर का चयन करना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या, यह दोनों जो है जुड़ी हुई है किससे? नगरीय विकास से। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, 1 और 2। अगला है, डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और किसके बीच सख्त अंतर संबंध मापा है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, ग्राम्य नगरीकरण या पश्चिमीकरण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, नगरीकरण। डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और नगरीकरण के बीच जो है अंतर संबंधों को मापा है। अगला है, रॉबर्ट रेडफील्ड तथा सिंगर के विचारों को प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? लोक परंपरा, अभिजात परंपरा, बृहत परंपरा या लघु परंपरा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक रूप से नगरीकरण का विकास जो है लघु परंपरा के तहत इन्होंने विशेषीकृत किया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक कारण नदी घाटी की सभ्यता के काल में नगरों में समृद्धि हुई है? हस्तशिल्प समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, कृषि अवशेष या धातु कला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कृषि अवशेष जो है नदी घाटी सभ्यता के काल में नगरों के समृद्धि का कारण है। अगला है, भारत में 1947 के निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। भारत में तीव्र नगरीय समृद्धि मुख्य निवचलन प्रवसन के कारण है। सहज वृद्धि भारत के नगरीकरण का एक सार्थक घटक रही है, या भारत के छोटे नगरों में सर्वोच्च वृद्धि दर देखी गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1947 के बाद जो है निरंतर भारतीय समाज में जो है नगरीकरण की उच्चतर दर महसूस की जाती रही है। अगला है, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है? विषम जातीय, गतिशीलता, घनत्व या आकार। तो इसमें से कौन सा गलत है नगर के संबंध में? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विषम जातीयता जो है प्रजाति अथवा सांस्कृतिक पात्र के रूप में एक विशेष गुण या पात्र कहा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है यहाँ पे जो होगा प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, जो यहाँ गलत है ना, वह होगा विषम जातीयता, जो है गलत ना होकर यहाँ पे सही पात्र माना जा सकता है अगर प्रजाति अथवा सांस्कृतिक रूप में देखा जाए तो। अलग अलग प्रजातियों के आधार पर व्याख्या करना। अगला है, लुईस वर्थ ने नगरवाद के 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? गतिशीलता, आकार, घनत्व या विषमता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए लुईस वर्थ ने नगरवाद की 3 विशेषताओं के अंतर्गत गतिशीलता को जो है शामिल नहीं किया है, उन्होंने आकार, घनत्व और विषमता की चर्चा की है। अगला है, समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? सामान्य नाम, स्वतः विकास, विशिष्ट नाम या अस्थायीपन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य नाम ना होकर एक विशिष्ट नाम होता है समुदाय का। तो राइट आंसर हमारा ए है, जो समुदाय की विशेषता से असंगत या गलत है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। सूची 1, सूची 2। महानगर, मेगापोलिस, टायरनो, नेक्रोपोलिस। तो महानगर जो है हमारा संबंध रखता है एक ऐसे नगर या मातृनगर से मदर सिटी बनने के लिए अंदर के क्षेत्र एक बड़ी संख्या में निवासियों को आकर्षित करने में सफल होता है महानगर।
अगला है मेगापोलिस। मेगापोलिस में जो है सांस्कृतिक विवर्धन की अवस्था होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का 2। मेगापोलिस में सांस्कृतिक विवर्धन की अवस्था। और टायरनों में जो है आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की परजीविता का विस्तार होता है। और नेक्रोपोलिस को हम मृतकों का नगर भी कहते हैं। तो ये जो अवस्थाएं हैं तीनों, मेगापोलिस, टाइनोपोलिस या नेक्रोपोलिस, यह जो नगर के जो है समाप्त की अवस्थाओं के रूप में समाजशास्त्री चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे महानगर समाप्ति की ओर बढ़ता है। तो उसे नेक्रोपोलिस को इन्होंने मृतकों का नगर कहा, अर्थात समाप्ति की ओर फैला। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बी, 2, 3, 4 और 1। अगला है समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मैकाइबर द्वारा प्रयोग की गई हैं? सामान्य धर्म, हम की भावना, सामान्य भाषा, सामान्य क्षेत्र। तो पूछा है मैकाइबर के द्वारा कौन सी प्रयोग की है। तो मैकाइबर समुदाय को परिभाषित करते हुए हम की भावना और सामान्य क्षेत्र की चर्चा करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, 2 और 4। अगला है ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है द्विविभाजन, सांतत्य, द्वंद्वात्मक व्यवस्था, नगरीय विकास। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा द्विविभाजन। ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों का विस्तरण को 2 रूपों में विभाजित किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रजनन तथा परजीवी नगरों के एक व्यापक वर्गीकरण का प्रयास करते हैं? BF होसलिस्ट, हेनरी पीरेन, मिल्टन सिंगर, फिलिप हाउजर। तो होजोलिट्स जो हैं, होजोलिट्स या होसलिस्ट कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने प्रजनन और परजीवी के रूप में नगरों को वर्गीकरण किया है। अगला है निम्नलिखित में से किसने संकेंद्री अचल परिकल्पना को कतिपय क्षेत्रों में संलग्न भावुकता तथा प्रतीतीकरण को शामिल करने की विफलता के आधार पर आलोचना करते हैं? वाल्टर फिरे, होमर डोयट्स, जॉने हैरिस या एडवर्ड उलमैन। तो एडवर्ड उलमैन जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। इन्होंने जो है सेकेंडरी अचल परिकल्पना की अवधारणा की जो है भावुकता और प्रतीतीकरण के शामिल करने की विफलता के कारण इसकी आलोचना करते हैं। अगला है भारत में टाउन की जनगणना की परिभाषा बहुत लंबी अवधि तक न्यूनाधिक एक रही है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर संशोधित किया गया था वर्ष 1961 में, 1971 में, 1981 में या 1991 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में टाउन की जनगणना परिभाषा को जो है 1961 में संशोधित किया गया था। अगला है मध्य पूर्व के अग्रणी अध्ययनों में वार्नर ने विधिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उनका निष्कर्ष नहीं है? नगरीय वृद्धि साक्षरता स्तर को बढ़ाने की ओर उन्मुख होता है, सही है। बढ़ती हुई साक्षरता संचार माध्यम से प्रभावन को बढ़ाने की ओर अभिमुख है, यह भी वार्नर कहते हैं। आर्थिक और राजनैतिक सहभागिता और अधिक व्यापकता आती है, यह भी कथन जो है वार्नर द्वारा बताया गया है। अगला व्यापक आर्थिक तथा राजनैतिक सहभागिता वर्ग संघर्ष की ओर ले जाती है। तो इसकी व्याख्या जो है वार्नर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा निष्कर्ष नहीं है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा कि व्यापक आर्थिक और राजनैतिक सहभागिता वर्ग संघर्ष की ओर ले जाती है, यह कथन गलत है उनके अनुसार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नगरीकरण औद्योगिकरण का उत्पाद है, सही है। पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है, यह भी सही है। ग्रामीण नगरीय प्रवचन नगरीय जनसंख्या में वृद्धि में से एक बड़े अंश का योगदान करता है, यह भी कथन सही है। नगरीकरण औद्योगिकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या अत्यधिक सम्मिश्रण है। तो यहाँ पे यह भी कथन लगभग सही है, लेकिन ऑप्शन में 3 ही विकल्प सही करना है, तो हम पहला, दूसरा, तीसरा ही चुनेंगे। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है नीचे दिए गए कूटों के अनुसार। तो संकेंद्री अचल के सिद्धांत की बात कौन करते हैं? अर्नेस्ट बर्गेस। केंद्रीय स्थान
अवस्थिति का सिद्धांत क्रिस्टालर से संबंधित है। क्षेत्रक का सिद्धांत होमर हायट से संबंधित है। और बहुकेंद्रीय सिद्धांत हैरिस एवं उलमैन से ही संबंधित है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी, 1 2 3 4 सही है। अगला है नगरीय अध्ययन में निम्नलिखित आगमों में से कौन सा एक आधुनिक नगर वृद्धि के संकेंद्रीय अचलों को निर्दिष्ट करता है? अंचली, क्षेत्रीय, भौगोलिक, पारिस्थितिकी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नगरीय अध्ययन के क्षेत्र में जो है आधुनिक नगर वृद्धि के संकेंद्रीय अचलों को निर्दिष्ट करता है पारिस्थितिकी सिद्धांत। अगला है जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे कहा जाता है नगरीकरण, अतिनगरीकरण, नगरीय वृद्धि या जनसंख्या स्थायित्व। तो यहाँ पे होगा क्या राइट आंसर नगरीय वृद्धि कहा जाता है जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगर का अनुपात जो है स्थिर रहता है। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो लेखक हैं और उनसे संबंधित पुस्तक है। तो एडगर बटलर की जो पुस्तक है वह अर्बन सोशियोलॉजी है। पैट्रिक किट्स बात करते हैं हमारा सिटीज इन इवोल्यूशन की। और गिट्स एंड हल्बर्ट जब बात करते हैं अर्बन सोसाइटी की। और मैक्स वेबर बात करते हैं द सिटी की। इनके अलावा रॉबर्ट पार्क भी द सिटी की चर्चा पुस्तक इन्हीं से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला है नगरों की अवस्थिति अतिवृद्धि को जिसमें प्रायः भूमि का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल हो सबसे ठीक ठाक कहा जाता है। नगरीय फैलाव, पट्टी नगर, बृहत नगर या नगरीय परिधि। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उसे हम नगरीय फैलाव के रूप में देखते हैं। प्रायः भूमि के बिना योजना के तरीकों को शामिल करके ठीक ठाक कहा जाता है तो उसे नगरीय फैलाव कहते हैं। अगला है नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी वागम के विकास का श्रेय दिया जाता है फ्रैंकफर्ट स्कूल को, वियना स्कूल को, शिकागो स्कूल को या मैनचेस्टर स्कूल को। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, शिकागो स्कूल को जो है नगरीय पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय दिया जाता है। अगला है 1991 की जनगणना के अनुसार नगरीय संकुलों की संख्या थी 3768 या 3768, 2590, 4444 या 5867। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा 1951 जनगणना के अनुसार जो संकुलों की संख्या थी वह 3768 थी या 3768 थी। अगला है नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है प्रदूषण को रोकने की क्रियाविधि, उद्योगों को नगर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना, पुरानी इमारतों का नवीनीकरण एवं नई इमारतों का निर्माण करना या शहर के दूसरे किसी जगह स्थानांतरित करना। तो नगरीय पुनर्चक्रण के अंतर्गत क्या होता है पुरानी इमारतों का नवीकरण एवं नई इकाइयों का निर्माण। अगला है प्राचीन नगरीय विकास के निम्नलिखित स्थलों को उनके काल अनुक्रम के अनुसार लगाइए। सिंधु घाटी, तिग्रिस या अफ्रीक घाटी, पीत नदी घाटी या नील नदी घाटी। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ये होगा सबसे पहले जो है तिग्रिस घाटी की बात होती है, उसके बाद नील की नदी घाटी की, उसके बाद हमारा सिंध घाटी का, उसके बाद हमारा पीत नदी घाटी की चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे 1 है। तो यह ज़्यादा भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसे हम निगलेक्ट भी कर दे सकते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। 50,000 की जनसंख्या के संकलन को क्या कहते हैं? तो 50,000 की जनसंख्या को हम कहते हैं बड़ा नगर। 5,000 की जनसंख्या को कहते हैं पाँच हजार की जनसंख्या को कहा जाता है नगरीयता। 1 लाख की जनसंख्या की बस्ती को कहा जाता है शहर और 10 लाख की जनसंख्या की बस्ती को कहते हैं महानगर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी।
अगला है ग्रामीण समाज का नगरीय समाज में विभेद किया जाता है। लिंग अनुपात के संदर्भ में, जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में, जीवन का तरीका के संदर्भ में, जनसंख्या के आकार के संदर्भ में। केवल एक, केवल दो, दो और तीन, या एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दो, तीन, चार। जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में, जीवन शैली के रूप में, और जनसंख्या के आकार अर्थात घन आकार को भी घनत्व के ही संख्या के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ दो, तीन, चार जो है सही है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।